Welcome to Molecule. Hello everyone. Today I am going to explain you vernalization and its mechanism of action. तो आज का टॉपिक है हमारा वर्नलाइजेशन और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से इसके। ये देखा गया है ज़्यादातर प्लांट्स में कि फ्लावरिंग प्राइमरली कंट्रोल करती है लाइट, लेकिन कुछ केसेस में लाइट और टेम्परेचर मिलकर फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। वर्नलाइजेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑफ द स्प्रिंग, which literally means bringing to spring conditions. Let's take an example. दो टाइप के स्ट्रेन्स पाए जाते हैं सीरियल्स में। एक होता है विंटर स्ट्रेन और एक स्प्रिंग स्ट्रेन। ये देखा गया कि विंटर स्ट्रेन को अगर हम सो करते हैं एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर में, तो ये फ्लावरिंग करता है समर्स में। अगर हम स्प्रिंग स्ट्रेन को सो करते हैं एट द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में, तो ये फ्लावर करता है समर्स में। लेकिन अगर हम विंटर स्ट्रेन को सितंबर और अक्टूबर में सो ना करें और इसको सो करें जनवरी और फरवरी में, तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है समर्स में। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि विंटर स्ट्रेन्स को अगर हम लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दें और तब सो करें एट द एंड ऑफ जनवरी एंड फरवरी में, तो दे शो फ्लावरिंग इन समर्स। तो दिस स्टिमुलेटरी effect of temperature on flowering is called vernalization। ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग हुई, इसी को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन का एक और नाम भी था पहले, जिसको हम स्प्रिंगिफिकेशन के नाम से जानते थे, लेकिन लाइसिनको ने इसको रीनेम किया और कॉइन किया टर्म वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन हम लोग लो टेम्परेचर पे करते हैं, जिसमें प्लांट का जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होता है, उसके डीएनए में सीक्वेंसेस जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जेनेटिक कोड उसका वैसा ही रहता है। अगला है हमारा डेफिनेशंस। तो कुछ साइंटिस्टों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, वो आइए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एफिनिटी टू फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। Vernalization is described as promotion of flowering after exposure to cold 0 to 5 degrees centigrade. The cooling of seed during germination in order to accelerate flowering when it is planted is called vernalization। तो वर्नलाइजेशन प्रिपेयर करता है प्लांट को इजी एंड अर्ली फ्लावरिंग के लिए। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें एक हाइपोथेटिकल केमिकल कंपाउंड वर्नलिन रोल प्ले करता है, जो कि अभी तक के निकाला नहीं गया है। और ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो ये प्लांट में बनता है। वर्नलाइजेशन करता क्या है प्लांट में? अब वर्नलाइजेशन कॉम्पिटेंस देता है प्लांट को, एबिलिटी देता है टू फ्लावर अर्ली एंड इजीली। ऐसा नहीं होता कि प्लांट को आपने कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और फौरन ही वो फ्लावरिंग करने लगा, लेकिन ये कॉम्पिटेंस दे देता है प्लांट को, एबिलिटी डेवलप कर देता है प्लांट में, ताकि ये बाद में फ्लावरिंग आसानी से कर सके। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल होने की वजह से इसको जब आप हाई टेम्परेचर या हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वर्नलाइज प्लांट कन्वर्ट हो जाता है डीवर्नलाइज प्लांट में, या वर्नलाइज प्लांट मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है डीवर्नलाइज प्लांट मटेरियल में। साइट ऑफ वर्नलाइजेशन क्या होती है? एवरी पोटेंशियली डिवाइडिंग सेल, mitotically active regions are the site of fertilization. Usually, shoot apical meristem, root apical meristem, apical buds, young leaves, seeds are the best material for vernalization. Actually, young जितनी भी चीजें हैं वो सब साइट है vernalization की। Young leaves are more susceptible to vernalization as compared to old leaves. वर्नलाइजेशन में डिपेंडिंग अपॉन प्लांट स्पीशीज हम लोग वेरियस टेम्परेचर के रेंजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 to 2 डिग्री, किसी स्पीशीज को 1 to 2 डिग्री में वर्नलाइजेशन हो जाता है, किसी को 1 to 4 डिग्री चाहिए, किसी को 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए टेम्परेचर।
वर्नलाइजेशन यूजुअली एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि विंटर्स में आप लोग देखते हैं। विंटर्स चिलिंग एंड कोल्ड देता है प्लांट को, जिससे वो फ्लावरिंग करते हैं बाद में। लेकिन आर्टिफिशियली भी इस प्रोसेस को किया जा सकता है। आर्टिफिशियली हम लोग प्लांट सीड्स को लो टेम्परेचर देते हैं बाय यूजिंग कोल्ड रूम्स, रेफ्रिजरेटर्स, आइस क्यूब्स एक्सेट्रा। ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, इसका ड्यूरेशन 4 दिन से 3 मंथ्स तक हो सकता है। अगला है आपका डीवर्नलाइजेशन क्या है और रीवर्नलाइजेशन क्या है। वर्नलाइज प्लांट मटेरियल जो है आपका, इसको रिवर्स कर सकते हैं आप नॉन वर्नलाइज प्लांट मटेरियल में। इसी को कहते हैं डीवर्नलाइजेशन। इसमें आप फॉलोइंग मेथड से एक वर्नलाइज प्लांट डीवर्नलाइज प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। हाई टेम्परेचर देते हैं उसे आप, हीटिंग दे दें 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इससे वर्नलाइजेशन का इफेक्ट रिवर्सिबल हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। लेकिन डीवर्नलाइजेशन जो है आपका, ये भी रिवर्स किया जा सकता है बाय अगेन गिविंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्नलाइजेशन। एक प्लांट मटेरियल को हम लोग वर्नलाइजेशन और डीवर्नलाइजेशन तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसकी वॉल, मेम्ब्रेन या सीड कोट इन केस ऑफ सीड्स आर नॉट रैप्चर्ड। एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंट जो एक बॉटनिस्ट थे मेल्चर्स, इन्हीं ने किया था। एक ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट था यूजुअली ये, जो हायोसाइमस नाइगर में किया गया था प्लांट में। इन्हीं ने क्या किया था, एक वर्नलाइज प्लांट लिया था और एक नॉन वर्नलाइज प्लांट लिया था है हायोसाइमस नाइगर का। इन्हीं ने यहाँ से एक प्लांट पार्ट कट किया था वर्नलाइज प्लांट में और नॉन वर्नलाइज प्लांट में यहाँ पे लगा दिया था। इस तो इन्हीं ने बाद में देखा था ये नॉन वर्नलाइज प्लांट जो था ये बिकम्स वर्नलाइज्ड। तो इन्हीं ने इससे ये कंक्लूजन निकाला कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ stimulus which is produced in vernalized plant and it is transported to non vernalized plant। लेकिन ये इसका नाम नहीं दे पाए थे स्टिमुलस का क्या था, बट इन्हें बताया था ये कोई स्टिमुलस है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है और नॉन वर्नलाइज प्लांट को वर्नलाइज में कन्वर्ट करता है और नॉन वर्नलाइज प्लांट वर्नलाइज होके फ्लावरिंग करने लगता है बाद में। दिस सब्सटेंस को बाद में नाम दिया गया था वर्नलिन, और attempt to isolate vanillin or identify it have failed till now। तो ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है वर्नलिन, जो कि जी मेल्चर्स के एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ था कि कोई स्टिमुलस है, कोई एक कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है जो कि बन रहा है वर्नलाइज प्लांट में और ट्रांसपोर्ट हो रहा है नॉन वर्नलाइज प्लांट, जो कि उसको फ्लावरिंग करवा रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आया चाणक्य, इन्हीं ने बताया ये जो कोल्ड ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं इससे प्रोडक्शन हो रहा है एक हाइपोथेटिकल केमिकल कंपाउंड का जिसका नाम है वर्नलिन, जो कि प्रमोट कर रहा है फ्लावरिंग। लेकिन ये हाइपोथेटिकल केमिकल कंपाउंड है क्योंकि ना ही इसको अभी तक के देखा गया है ना ही निकाला गया है। ये एक डायग्राम है जो कि वर्नलाइजेशन और डीवर्नलाइजेशन को डिपिक्ट करता है। एक प्लांट है ए, इसको जब आपने लो टेम्परेचर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया ए स्टार में, मतलब वर्नलाइज्ड हो गया ये, इसमें वर्नलिन स्टेबलाइज्ड हो गया, तो इसने बाद में इजी एंड अर्ली फ्लावरिंग की। लेकिन जब इसी प्लांट को जिसमें कॉम्पिटेंस पैदा हुआ था, एबिलिटी पैदा हुई थी फ्लावरिंग की, आपने इसको हाई टेम्परेचर दे दिया तो ये डीवर्नलाइज्ड हो गया वापस और फ्लावरिंग रिप्रेस्ड हो गई, इनएक्टिव कंडीशन डेवलप हो गई। रोल क्या क्या है वर्नलाइजेशन के। अब स्प्रिंगिफिकेशन से ये साबित हो गया था कि प्लांट की लाइफ स्पैन को ये शॉर्ट कर देता है वर्नलाइजेशन। वेजिटेटिव लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट को शॉर्ट करता है। जब लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाती है तो इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस भी कम हो जाते हैं, और जब डिजीजेस के इंसिडेंस कम हो जाते हैं तो प्लांट की यील्ड भी बढ़ जाती है। तो ये सब वर्नलाइजेशन के इंपॉर्टेंस रोल है। अगला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वर्नलाइजेशन। Studies in Arabidopsis thaliana have identified some genes
जो कि इन्वॉल्व होते हैं वर्नलाइजेशन में। एरोबियोप्सिस थैलियाना एक जेनेटिक मॉडल है जो कि प्लांट में वाइडली यूज किया जाता है। ये मस्टर्ड फैमिली ब्रासिकेसी से बिलोंग करता है। Vernalization involves epigenetic changes in expression of genes. Vernalization जेनेटिक चेंजेस नहीं करता है, ये epigenetic changes करता है। epigenetic मतलब ये रिवर्सिबल हेरिटेबल phenotypic changes करता है विदाउट altering डीएनए सीक्वेंस। इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जेनेटिक कोड अल्टर नहीं होता है, बल्कि ये मॉडिफिकेशंस होते हैं क्योंकि डीएनए और हिस्टोन पे किए जाते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशंस इसमें आता है, जैसे डीएनए मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सब एपिजेनेटिक चेंजेस हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। दो क्लासेस ऑफ जीन्स इन्वॉल्व हैं मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन में। पहले क्लास में आता है एक जीन एफएलसी जीन, इसका नाम है फ्लावरिंग लोकस सी जीन, जो कि फ्लावरिंग को रिप्रेस करता है और माइटोटिकली एक्टिव रीजन्स में स्विच ऑन रहता है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में ये स्विच ऑन रहता है और फ्लावरिंग को रिप्रेस इनिबिट करता है। होता क्या है अब, इन रिस्पॉन्स टू वर्नलाइजेशन एफएलसी जीन इनिबिट हो जाता है और फ्लावरिंग हो जाती है। अब ये कैसे इनिबिट होता है, इसमें रोल आ जाता है फिर अनदर क्लास ऑफ जीन्स का, जिसमें दो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं। उनमें पहला है विन3 वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3 जीन। ये वर्नलाइजेशन में रोल प्ले करता है और फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। जब भी हम वर्नलाइजेशन करते हैं विन3 जीन एक्टिवेट हो जाता है और ये इनिबिट कर देता है एफएलसी प्रोटीन को, एफएलसी जीन को बाय एपिजेनेटिक चेंजेस। ऐसा माना जाता है कि ये डीएनए डीमिथाइलेशन करवाता है। इसके अलावा अनदर जीन है दो बहुत इंपॉर्टेंट, VRN1 VRN2 वर्नलाइजेशन 1 एंड वर्नलाइजेशन 2 जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एफएलसी जीन की साइलेंसिंग मेंटेन करने के। VRN1 एंड VRN2 जीन्स का प्रोडक्ट जो बनता है VRN1 VRN2 प्रोटीन, ये मेंटेन करता है एफएलसी जीन को ताकि वो साइलेंस और रिप्रेस स्टेट में रहें। विन3 डायरेक्टली इनिबिट कर देता है जीन को, एफएलसी जीन को, और VRN1 एंड VRN2 जीन्स इसको मेंटेन करे रखते हैं उसी साइलेंस्ड और रिप्रेस स्टेट में। इससे एफएलसी जीन साइलेंस हो जाता है जो कि फ्लावरिंग रोके हुआ था और फ्लावरिंग हो जाती है। इन दिस वे वर्नलाइजेशन प्रमोट्स फ्लावरिंग बाय रिडक्शन ऑफ एफएलसी जीन एक्सप्रेशन। डायग्रामेटिक देखते हैं इसको। ये आपका एफएलसी जीन है जो कि एफएलसी प्रोटीन बना रहा है। एफएलसी प्रोटीन क्या कर रही है, रिप्रेस करे दे रही है फ्लावरिंग को। जब आप वर्नलाइजेशन करते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, तो दो जीन्स के क्लासेस एक्टिवेट होते हैं। पहला है उसमें विन3 जीन जो कि विन3 प्रोटीन बनाता है, वर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव 3, जो कि इनिबिट कर देता है एफएलसी जीन को डायरेक्टली और प्रमोट कर देता है फ्लावरिंग। अनदर क्लास ऑफ जीन्स में दो जीन्स हैं जिसका नाम है वर्नलाइजेशन 1 एंड वर्नलाइजेशन 2 जीन्स। ये डायरेक्टली इनिबिट तो नहीं करते एफएलसी जीन को, लेकिन ये मेंटेन करे रहते हैं इनको साइलेंसिंग कंडीशन में, रिप्रेशन में, ताकि एफएलसी जीन साइलेंस रहे, रिप्रेस स्टेट में रहे और फ्लावरिंग प्रमोट होती रहे। इस तरह से विन3 एंड VRN1 एंड VRN2 जीन प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग और एफएलसी जीन इनिबिट करता है फ्लावरिंग। Please like, share, and subscribe.